मीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सूकर पालन करके किसान कमाए अच्छा लाभ। आंवला की ग्राफ्टिंग विधि से पौधे तैयार करने की तकनीक। किसान भाइयों, सूकर पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है और जो युवक पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं उनके लिए आय की दृष्टि से बहुत लाभदायक है, क्योंकि सूकर को मांस प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है और ये एक बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता वाला एकमात्र पशु है, जिसमें साधारण आहार को मांस में परिवर्तित करने की अत्याधिक क्षमता होती है। इस कारण से रोजगार की दृष्टि से ये पशु बहुत अच्छा होता है। तो आप कैसे करें सूकर पालन, इसकी जानकारी लेते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जब्बलपुर के डॉक्टर प्रदीप कुमार से। किसान भाइयों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सूकर पालन। तो सूकर पालन में हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें सूकर पालन की तरफ चलना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले हमको क्या है, एक अच्छे शेड का निर्माण करना पड़ता है और वो शेड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पिगलेट भी रख सकें और जिसमें आप मादा भी रख सकें, जिसमें आप कुछ नर भी रख सकें। क्योंकि आपको नर, मादा, पिगलेट और फिर ग्रोवर, बीच में एक स्टेज आती है ग्रोवर, उनको भी रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आपको अपना शेड उसी हिसाब से बनाना है ताकि शेड में पर्याप्त जगह हो। शेड में फिर आपके चारों तरफ से रोशनी आ सके। शेड में फिर जैसे वातावरण जो है, बाहर से हवा अंदर आ सके, अंदर से बाहर जा सके, नहीं तो शेड जो है सफोकेटिंग हो जाता है। फिर बिजली की पर्याप्त वहाँ पे सप्लाई हो। पानी का सप्लाई इतना अच्छा हो कि हर शेड में आपके पानी उपलब्ध हो सके। किसान सूकर पालन की शुरुआत करते हैं तो उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सूकर पालन कोई भी किसान कर सकता है और इसके लिए सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग अधिक है। मादा सूकर एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है और इस व्यवसाय में इनके रहने के स्थान और अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। देश में सूकर की काफी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, हल्का सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूक इंडिजीनियस और घंघरू, साथ ही झारसूक आदि अधिक प्रचलित हैं। जानवर रख लिए, उसके बाद फिर आपको ये लगता है कि अब इसको खिलाने की समस्या, दाने की, चारे की, ये सारी समस्याएं जो आती हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें उसको जो है न्यूट्रिशियस आहार देना चाहिए और उस आहार के लिए वो चीज़ें चुननी चाहिए जो आसपास आपके अवेलेबल है। रेडीमेड फीड भी आते हैं, लेकिन रेडीमेड फीड थोड़ा सा आपको महंगे पड़ेंगे, इसलिए आपको फॉर्मुलेशन करने में, जैसे फॉर्मुलेशन करना है तो मक्के को आप 40% रखें
और 20% राइस पॉलिश रखें, 20% राइस ब्रान रखें और जीएनसी लगभग 18 से 20% रखें और उसी बीच में 1-2% आप सॉल्ट या मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं। उसमें मिला करके आप अपने राशन का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सा राशन है जिसको हम लगभग सभी जानवरों में दे सकते हैं और उनसे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आसपास के होटल या रेस्टोरेंट से अनुबंध करना चाहिए, उनसे बात करके रखनी चाहिए और उनसे बात करने के बाद हमको कुछ जो है वहाँ से वेस्ट मटीरियल, जैसे होटल चल रहे हैं तो वहाँ पता चला आधा ड्रम 1 ड्रम वेस्ट निकल आता है 1-2 दिन में। फिर इसी तरह रेस्टोरेंट चल रहे हैं या आर्मी की मेस है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी मेस है, तो ये सभी जगह मेस में हमें बात करके रखनी चाहिए, एक उनसे अनुबंध करके रखना चाहिए। आपको 2 से 3 ड्रम आपको माल वो रेगुलर सप्लाई कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें, या फिर मान लीजिए सब्जी मंडी आसपास है तो वहाँ से आप कलेक्शन कर सकते हैं बहुत सारा वेस्ट सब्जी मंडी से। इन सारी चीज़ों को अगर आप कलेक्ट करके अपने फार्म पर लेकर आते हैं तो आपका जो राशन का कॉस्ट है वो आधा हो जाएगा। तो आधा मटीरियल 50% मटीरियल अगर आप इस तरह से कलेक्शन करके खिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मुनाफे में बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। और अपना थोड़ा सा फार्म पर सबसे ज़रूरी है वो ये है कि साफ़ सफाई रखें ताकि कोई भी इस तरह की बीमारी अगर आसपास भी फैल रही है या इधर से आ रही है तो एक पशु से दूसरे पशु में ना जाए। अंदर भी आप डेली वहाँ पे साफ़ सफाई करवाएं। ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें दुनिया भर की खुजली वाली बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो दुर्गंध भी आएगी और जितना ये वेस्ट मटेरियल निकलता है इसको निकाल करके आप बाहर एक गड्ढे में डंप करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी खाद बनती है और उस खाद को निकाल करके आप अपने खेतों में देखेंगे तो आपकी उर्वरा बढ़ जाएगी। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि हमें बीमारियों की रोकथाम। बीमारियों की रोकथाम का मतलब है कि हम कोई बीमारी होने ही ना दें, क्योंकि बीमारी होने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन पे ध्यान रखना चाहिए, टीकाकरण पे। और टीकाकरण के लिए जो प्रमुख जो 2 बीमारियां हैं वो हैं एचएस और स्वाइन फीवर। तो हम ये देखें कि स्वाइन फीवर का टीका हमें सर्दियों से पहले लगा देना चाहिए, सितंबर-अक्टूबर के आसपास। इसी तरह जो एचएस का टीका है वो हमको गर्मियाँ शुरू होने से जस्ट पहले लगा देना चाहिए, मार्च-अप्रैल के आसपास। तो ये 2 बीमारियां प्रमुखता से यहाँ पर एपिडेमिक की तरह हैं, एंडेमिक की तरह हैं और ये फैलती हैं आसपास के फार्मों में। तो इन 2 बीमारियों को प्रमुख रूप से हमको टीकाकरण करना चाहिए ताकि ये दो बीमारियां काबू में रहें। सुअर पालन के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करवाती है और इस व्यवसाय की शुरुआत के लिए वैसे तो आने वाला खर्च उनकी संख्या, प्रजाति और रहने की व्यवस्था पर निर्भर करता है। व्यवसाय में आने वाले खर्च के लिए कुछ सरकारी संस्था जैसे नाबार्ड और सरकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक और नाबार्ड के कार्यालय से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मीट जो है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो पोर्क का जो डिमांड है यहाँ पर क्षेत्र में 150 रुपये या उसके ऊपर है। देसी जानवर तो 120-130 में बिक जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा जानवर है तो उसका 150 या उसके ऊपर की कीमत आपको आराम से मिल जाती है। तो अगर आपको अच्छा मार्केट चाहिए तो आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के मार्केट टैप करेंगे, वहाँ से बात करके रखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के मार्केट में आप यहाँ से गाड़ियों से भेज सकते हैं। वहाँ आपको 300-400 रुपये किलो पोर्क बिकता है। तो देखेंगे कि वनस्पति यहाँ बेचने के वहाँ आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मार्केट को कवर कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सुकर पालन में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्केटिंग को आप अच्छे से टैकल कर लें, उसकी फीडिंग को अच्छे से टैकल कर लें और बीमारियों को टैकल कर लें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आंवला एक ऐसा फल है जिसके बहुत से लाभ हैं। इसमें उपलब्ध विटामिन और अन्य पोषक तत्व इसे न सिर्फ त्वचा व बालों के लिए उपयोगी बनाते हैं, बल्कि कई तरह की औषधियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आंवले का आप अचार, जूस, पाउडर और कैंडी आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसके चलते इसकी बाजार मांग अधिक है और किसान इसकी बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो आप आंवला की ग्राफ्टिंग विधि से नए पौधे कैसे तैयार करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान रमेश यादव।
मैं आपको जो आंवले के पौधा तैयार होता है ग्राफ्टिंग से, उसको किस हिसाब से तैयार करता है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो अपन जैसे थैली भरी जाती है मिट्टी से, फिर उसमें बीज लगाया जाता है। बीज लगाने के बाद ये करीबन 8-9 महीने का हो जाए देसी पौधा, उसमें फिर ग्राफ्टिंग की जाती है। जो अपने मात्र वृक्ष हैं चकेया वैरायटी के, उसमें से कलम ली जाती है और 8-10 दिन के अंदर वो फूटना चालू हो जाती है। और उसमें जो अपन बडिंग लेंगे उसमें उसको 4 महीने पहले उसकी कटिंग करनी पड़ती है। जो चकेया वैरायटी है उसमें से जो कटिंग करेंगे उसमें से जो टहनी फूटेगी वही कलम के काम में आएगी, और जैसे पक्की डाली है वो नहीं आएगी उसमें चकेया वैरायटी में। आंवला एक औषधीय फल है। इसका उपयोग औषधीय शक्ति वर्धक और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में होता है। इसी कारण इसकी बाजार में मांग भी खूब होती है और इसकी बागवानी और नर्सरी तैयार करने वाले किसान अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई आंवला का नया पौधा तैयार करना चाहते हैं वे कैसे करें, वह इस प्रकार से है। जो अपन जो इसकी जो बडिंग लेंगे उसमें से जो एक तो उसमें जो पुरानी डाली है उसकी बडिंग नहीं होगी, और जो अपन ने उसकी कटिंग की है 3-4 महीने पहले, उस जो वो डाली फूटेगी वही काम आएगी डाली। अपन जैसे मान लो जैसे ये जो पक्की हुई डाली ले ले, उसमें से जो अपन वो आई बडिंग निकालते हैं वो नहीं निकलेगी, और जो इसमें से जो काची जो टहनी है उसमें से आराम से वो बडिंग निकल जाएगी। जैसे अपन को ऐसी टहनी लेनी है, ये चकेया वैरायटी का आंवला है, और ऐसी डाली लेनी है अपन को, ऐसे सेकेटर से ऐसे काटनी है ऐसे। जैसे ये काची टहनी है इसको हटानी है अपन को, इसको हटा के और इसको इन पत्तों को ऐसे हटाना है। तो जो आँख है इनको ऐसे हटाना है पत्तों को पूरों को। ये देसी पौधा है, ये जो अपने जो ग्राफ पौधे से चकेया वैरायटी से जो कलम ली है, जो ये देसी पेड़ के ऊपर ये बनेगी। इसको देसी को अपन को यहाँ से हटाना है। इसको हटा के जो ये पत्ते हैं इनको साफ करना है। ये चक्कू है जो अपन कलम बांधेंगे, ये जो पट्टी है जो कलम बांधने के बाद में इसको बांधेंगे। जैसे ये जो अपने जो ग्राफ्टिंग की जो टहनी ली इसमें से ये आंख निकालेंगे ऐसे, इसको ऐसा चीरा लगा दिया, अब इसको ऐसे करेंगे ये निकल गया। ध्यान रखने की बात यह है इसमें जो छेद है वो छेद नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसा चीरा लगाना चाहिए इसमें, इस पेड़ में अब लगाएंगे। अब ये पन्नी बंधेगी इनमें ऐसे, ये लो ये तैयार हो गए। जैसे जैसे वो कलम जो आपने बांधी है वो कलम थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे वो नीचे देसी फूटना बंद हो जाएगा, और 1-2 महीने में वो कलम 1-1.5 फीट की हो जाएगी। फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंवला के नए पौधे अधिकतर किसान भाई पारंपरिक रूप से बीज द्वारा तैयार करते हैं, जिसके कारण पौधे अधिक समय में फल देते हैं और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती। इसलिए आज के समय में आंवले के सफल बागवानी के लिए अच्छे किस्म के नए पौधे तैयार किए जाते हैं, जिससे पौधे कम समय में तैयार होकर अच्छे फल देने लगते हैं। आंवले के नए पौधे तैयार करने के फायदे हैं अनेक। कम समय में अधिक संख्या में पौधे हो जाते हैं तैयार। उन्नत किस्म के पौधों से मिलता है अधिक फल उत्पादन। उन्नत किस्म के पौधों से मिलते हैं अच्छे गुणवत्ता के फल। फलों का अच्छा बाजार भाव मिलता है, जिससे किसानों को मुनाफा अधिक मिलता है। जैसे उसमें आई वेडिंग होती है और रिंग वेडिंग होती है, तो मैं तो क्या आई वेडिंग करता हूँ, और उसमें जैसे पेंसिल का आकार का हो ये पौधा, देसी पौधा, उसमें से ये आराम से सट जाती है, और 8-10 दिन के अंदर अंदर ये पौधा फूटने स्टार्ट हो जाती है जो कलम बांधी हो। फिर उसमें से ध्यान ये रखना है
जो कलम बांधी है उस पेड़ के जो देशी आती है उसको अपन को करीबन महीना 1.5 महीने के लिए उसको जो फुटान फूटती है वो उसको तोड़ना पड़ता है। जैसे जैसे वो कलम जो अपने बांधी है वो कलम थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे वो नीचे देशी फूटना बंद हो जाएगा और महीने 2 महीने में वो कलम 1-1.5 फीट की हो जाएगी। फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है और अपन फिर वो पौधा अपन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं खेत में या कहीं भी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। पीला मोज़ेक वायरस रोगों के संचरण के वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए निवारण उपायों के रूप में क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पीले चिपचिपा जाल स्थापित करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कीटनाशक या शाकनाशी का छिड़काव करते समय अनुशंसित मात्रा में पानी का उपयोग करें। अगर नेपसेक स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टेयर और पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि विभिन्न स्थानों पर बर्ड पर्च स्थापित करें, जिससे परभक्षी पक्षी के बैठने की व्यवस्था हो सके जो पत्ती खाने वाले कैटरपिलर को खाते हैं। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर जैसे सेमिलोपर तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बेसियाना या नोमुरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीटों के खिलाफ इमामेक्टिन बेंजोएट 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग भी प्रभावी है। किसान भाई वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमनी जिला कटनी के कृषक अर्जुन चौरसिया ने। ये पान बरेजा में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अर्जुन चौरसिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और इस समय बरेजा में हम पान की फसल लगा रखी है। तो इस समय फसल की बढ़वार अच्छी हो रही है और हमें अगर फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है पान से तो हमें बरेजे की और फसल की रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले हम अगर बरेजा हमारा कहीं से टूट रहा है या उसकी बल्लियाँ और कमची है बांस की सड़ गई है तो हम उसको बदल के उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर दें। दूसरी चीज़, जो आसपास खरपतवार लगे हुए हैं या बीच में बरेजे में उग रहे हैं उनको उखाड़ कर नष्ट कर देवें, क्योंकि खरपतवार एक तो बेलों के साथ भोजन का प्रतिद्वंदी होते हैं तो भोजन को लेते हैं और बेलों को कम भोजन मिल पाता है। दूसरी चीज़, रोग और कीटों को भी आश्रय देते हैं जो कि बाद में पान की फसल पर आक्रमण करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों को निकाल कर फेंक देंगे तो उसके साथ कीट और जो उस पर रोग पल रहे हैं वो भी खेत से बाहर, बरेजे से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देवें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो यदि आपके क्षेत्र में अधिक दिनों से वर्षा नहीं हुई है तो आप पान बरेजे में समय समय पर सिंचाई अवश्य करते रहें, जिससे पान की बेल और पत्तियों का उचित विकास हो सके। इसके अलावा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल निकास और पोषक तत्व प्रबंधन करें। इसके अतिरिक्त पानी का निकास की भी प्रॉपर व्यवस्था रखें, क्योंकि उचित व्यवस्था रखना जरूरी है। अगर हम पानी कहीं भरा रह जाता है और जो रोगाणु हैं वो तेज़ी से फैलते हैं, तो अगर कहीं पानी भरा है तो उसकी हम नाली, बाजू से नाली बनाकर वो पानी को निकाल दें। दूसरी बात, हम उसमें बरेजे में कुछ इसके पोषक तत्व अगर कम हैं तो पोषक तत्वों को दें। जैसे इस समय हम नीम की खली और उसके अतिरिक्त कुछ और फर्टिलाइज़र जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं उनको पौधों में देना चाहिए। नीम की खली को अगर हमें देना है तो नीम की खली को पहले हम थोड़े एक घड़े में या नाद में थोड़ा सड़ा लें। 4-8 दिन के बाद सड़ी हुई नीम की खली को हमको क्यारियों में देना है, बेलों के बाजू बाजू में डालना है। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय पान बरेजों में रोगों का प्रकोप अत्यधिक होता है, जिसके कारण पान की पत्तियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इन रोगों की पहचान कर समय रहते प्रबंधन करें। इस समय पान की फसल में एक जड़ सड़न रोग आता है जो कि स्क्लेरोशियम नमक फफूंद के कारण होता है। इसमें हमारी बेलें सड़ने लगती हैं, कहीं कहीं बेलें बीच बीच में भी सड़ने लगती हैं, कहीं कहीं ज़मीन से या जड़ से ही शुरू हो जाता है इसका सड़न। तो ये जो होता है एक फफूंद के कारण होता है और कभी कभी एक जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, उसके कारण भी बेलें सड़ने लगती हैं और पत्तियों के ऊपर भी धब्बे आते हैं। पत्तियों के ऊपर अगर जीवाणु से धब्बे आते हैं तो कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं और उसके चारों तरफ एक पीला रंग का छल्ला सा बनता है। उससे हम समझ लेते हैं कि ये जो धब्बा है जीवाणुओं के आक्रमण के कारण बना हुआ है। तो अगर जीवाणु का आक्रमण हो रहा है तो नीले तोते के साथ हम कुछ एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, इसका भी बहुत कम मात्रा में ppm में इसका उपयोग करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन यानी 1000 में 1 भाग मिलाना होता है। तो उस तरह से हम मिला के ड्रेंचिंग करें या जो क्यारियों के बाजू बाजू में मिट्टी में भुरकाव करें और इसका हम पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर एक और रोग आता है जिसे कि हम पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। ये जनरली फाइटोप्थोरा नमक फफूंद के कारण आता है। इसमें पत्तियां गलने से लगती, पहले उसमें पनीले धब्बे बनते हैं, बाद में ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और पत्तियां गलने लगती हैं। इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। अगर बारिश हो रही है, नम मौसम है, तो लगातार सारी पत्तियां बेल की सड़ने लगती हैं और बेल पूरी की पूरी आपकी गल जाती है। इस
के लिए भी हम बोडो मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैनकोजेब एक दवा आती है, मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो हम जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें उस समय तुरंत छिड़काव शुरू कर दें और 2-3 छिड़काव 15-15 दिन के अंतर पे करें तो हम इस रोग को भी नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी फसल को होने वाली हानि से बचा सकते हैं और पान का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।